नमस्कार दर्शक मित्रों। दिवाली के शुभ पर्व के बाद के थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल बात करेंगे। और पॉलिटिक्स के अंदर जब धर्म आता है तो क्या होता है ये सब हम जानते हैं, 75 साल से देखते आ रहे हैं। तो ये धर्म कितने हद तक जायज है? और काफी लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि धर्म का चूर्ण खिला दिया तो जनता को जैसे ओपियम मिल गया। ये हम देखते आए हैं पिछले 60-65 सालों में देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी को ये धर्म के नाम पे वोट बैंक बना दिया गया। उसके सामने उसका काउंटर आया तो बहुल हिंदू प्रजा जाग खड़ी हुई और लोग कहने लगे, कहने वाले सेक्युलर लोग ये भी कहने लगे कि ये तो राम के नाम पे पत्थर भी पूरा समुंदर पार कर जाते। मगर दोस्तों, क्या यह बात सही है? इसकी बात हम करेंगे आज। मध्य प्रदेश की हमारी मेहमान, जिनको मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद बुलाना उचित समझा, एक्चुअली देखा जाए तो उसकी वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि उनके व्यूज में कुछ अंतराल आए चुनाव की वजह से। और दूसरी बात, ये बहुत प्रोलिफिक स्पीकर है। जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग इनको देख चुके हैं काफी टीवी चैनल्स के ऊपर, उनको तो पता ही है। जो मेरे दर्शक थोड़े बहुत विदेश के हैं, जिन्होंने शायद उनको नहीं सुना, आई रिकमेंड यू प्लीज लिसन टू व्हाट शी हैज टू से। मध्य प्रदेश ऐसे भी हमें बहुत फायर ब्रांड स्पीकर, और वो भी महिलाएं देती आई है। ये महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, तो ये बात भी करेंगे। शुरुआत हम करेंगे जिया मंजरी जी से। इनका नाम है जिया मंजरी, और 2-4-5 साल में कहीं ना कहीं वो आपको कोई बड़े ओहदे पे दिख जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मैं हमेशा ऐसी ऐसी शख्सियत ढूंढ के लाने की कोशिश करता हूं जिनको विषय के बारे में इन डेप्थ ख्याल होता है। जिया जी, आपसे पहला सवाल यह है कि ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव गया, बाहर से तो हमें ऐसा दिखता था कि नीरस था थोड़ा। जी, जो चुनाव सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे आपने बुलाया। और इतना विषय जो है आपका बहुत अच्छा है। इस विषय पे बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से इस विषय पे काम कर रही हूँ। जी। तो आप हमें ये बताइए कि धर्म का कहां तक ताल्लुक है राजकारण का? राजकारण का धर्म से कितना ताल्लुक है और कितना होना चाहिए? देखिए, हमेशा से ये कहा गया है कि धर्मानुसार राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आजकल राजनीति अपने अनुसार धर्म को यूज कर रही है कहीं ना कहीं, जिसमें कि बातें होती हैं, कुछ मुद्दे, कुछ चीजें उठाई जाती हैं लेकिन उनको किस लेवल ऑफ सीरियसनेस तक लेकर जाया जा रहा है, ये हम सभी धर्मावलंबियों को, या कह दीजिए सिटीजन्स को, सोचने की बहुत आवश्यकता है। यदि धर्म के अनुसार राजनीति नहीं चलती, यदि धर्म के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो चेंजेस हैं, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है जो है हमारे भारत का, इसको समझने का प्रयास हर युवा को करना पड़ेगा। मुझे लगता है एवरी यंगस्टर, एवरी यूथ शिल नो देयर इज अ डुअल पॉलिसी, which is one is as per dharma, another is as per constitution, or the constitutional rules, or the fundamentals. तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है, ये कहाँ से शुरू हुआ। ये बहुत लंबे समय से शुरू हुआ है, जिसको रिफॉर्मेशन, रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ये हमारे देश में आने वाले इन्वेडर्स ने स्टार्ट किया। कभी सूफी बन के लोगों को भरमाया, और सबसे ज्यादा कत्ल सूफियों ने करवाए। कभी पादरी बन करके एक गेहूं बोरी दे दिया, 1 किलो चावल दे दिया, और चेंजेस किए। ये डेमोग्राफिकल चेंजेस जो होते आ रहे हैं, ये क्यों होते आ रहे हैं? और राजनीतिक पार्टियां भी अब इससे उभर क्यों नहीं पा रही? ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे आज के भारत के सामने, कि आज भी सारी दुनिया जानते हुए कि कौन कल्प्रिट है, कौन विक्टिम है, साफ तरीके से बोल नहीं पाती।
मीडिया हाउसेस भी बोलने से पहले तो 10 बार सोचते हैं कि उसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे। सेम एप्लीकेशन गोज टू द पॉलिटिकल लीडर्स, बिकॉज उनको बहुमत से आना है, उनको काम करना है। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि हम यदि इनिशियली इतनी ज्यादा स्टॉन्च बातें करेंगे तो शायद हमें बहुमत नहीं मिलेगा, हम आ नहीं पाएंगे। जैसे कि बात हम कर रहे थे मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में किन किन फैक्टर्स ने काम किया, या कैसा था मध्य प्रदेश का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। जब मैं गांव गांव गली गली लोगों से मिलने गई, मैंने उनसे चर्चाएं की, तो देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर बन रहा है उसकी खुशी भी थी उनके अंदर। दूसरी बात, कि जो डेवलपमेंट मॉडल फॉर विमेन एमपी को जो एक स्ट्रक्चर दिया गया है, वो मुझे और किसी स्टेट में नहीं दिखा। मैं इससे पहले यूपी में भी काम कर चुकी हूँ, इससे उसके बाद मैंने गुजरात में काम किया, और ये मेरा तीसरा इलेक्शन स्टेट था जहां मैं काम कर रही थी। लेकिन जो महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ बातें नहीं है, इतनी योजनाएं थी वहां पे। और लोगों को जब मैंने जाके पूछा, तो देखिए आज से लगभग 10-15 साल पहले वहां पे महिलाओं की जो बर्थ रेट थी वो बहुत कमजोर थी, बहुत कम थी। बच्चियां होते ही मार दी जाती थी, जैसे कि राजस्थान में होता था, और अभी भी होता है कई जगह। कई गुजरात के एरियाज में होता है, जो रूरल एरियाज हैं, बॉर्डर लाइन एरियाज है। वैसे ही कई जैसलमेर जैसे एरियाज में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे लड़कियां मार दी जाती है। मेवात में कई जगह ऐसा होता है। तो लेकिन आप ये देखिए कि ये एक ट्राइबल स्टेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी इन दैट वेज। तो ट्राइब्स को संरक्षित करते हुए और आधुनिकता का जीवन उनको सिखाना, हम्म। ये ये एक आर्ट है। बिकॉज जो बाहर से जो विचारधारा आती है वो ये कहती है कि एक ट्राइबल स्कूल को तोड़ के वहां एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दो, उसके उसके इकोसिस्टम को, उसके फॉरेस्ट सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दो। वो जिनको पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, जिन नेचुरल रिसोर्सेज की वो पूजा करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट। बिकॉज वो उसको दिखाते हैं कि ये रूढ़िवादी है, या ये असलियत में नहीं है, या फिर ये आप फिक्शियस चीजों की पूजा करते हैं। सो तो एमपी में एक मैंने देखा मिश्रण, कि वो लोग अपनी रूट से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं गांव गांव गई, मैंने महिलाओं से पूछा कि आप बताएं कि आपको क्या फर्क नजर आता है पिछले इतने सालों में जो सरकारें आई और गई। तो उन्होंने सबसे प्रथम तो उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में बोला कि हमें इस बात की तो बड़ी सहूलियत हुई। फिर एक योजना उसी समय लॉन्च हुई थी जब मैं ट्रैवल कर रही थी वहां पे, विच वॉज लाडली बहना योजना, जिसमें 1000 रुपीज उनको मिलना स्टार्ट हुए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको नहीं लगता कि ये ब्राइबिंग है एक तरह से? ये क्यों दे हम्म। रहे हैं आपको? 1000 रुपीज क्यों मिल रहे हैं आपको? तो वहां पे जो भी लोगों को मिल रहे थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। उसमें बहुत सारे ट्राइब्स भी थे। तो जब मैंने इसको समझा, तो वो डिवाइडेशन जो किया है वो अच्छा किया है। देखिए एक हो रहा है आज की डेट में, एक क्रीमी लेयर वाले व्यक्ति को भी रिजर्वेशन मिल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे योजना लॉन्च करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि क्रीमी लेयर वालों के लिए ये योजना नहीं है, ये एक्चुअल में बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए है, और जो बहुत अच्छी है। गांव में महिलाएं आज भी, मध्य प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो बहुत संयम से, कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में रहती है, लेकिन जागरूक बहुत है। उनको सरकार की सारी योजनाओं के बारे में मालूम था। उनको पता है कि अगर मेरे को बेटी होने वाली है तो मुझे लाडली लक्ष्मी मिलेगी। अगर उनको पता है कि जैसे उनका जापा होना है तो 14,000 रुपीज उनको मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो उनको पता था। सॉरी, 16,000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सब कुछ लिख करके रखा हुआ है, मातृ वंदन योजना। सो आप ये देखें कि इनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी कि हाँ, इतनी अवेयरनेस मुझे यूपी में नहीं दिखी। मुझे लगता है कि हम लोगों को मोस्टली काम करना चाहिए कि पॉलिसी अवेयरनेस इन सिटीजन्स कैसे हो सके।
जो कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम इन्होंने बनाया था सेवा मित्र का या जन सेवा मित्र का, उन्होंने बहुत फैबुलस जॉब किया। नहीं, मगर मैं ये तो चीज पूछना चाहूंगा आपको, आप आगे कंटिन्यू जी करें इससे पहले, कहीं ना कहीं जी ये देखा आपको ग्रामीण इलाकों में भी, हम जो धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म हाँ। के प्रति श्रद्धा। अभी देखिए, एक हम्म। तरफ तो हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि देश के सभी संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार जो है वो इस्लाम धर्म ही होता है। अभी ये जी प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर खुलने जी जा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अपना जन समाज अटका हुआ है। जी। और दे- और जो कहे जाने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर पीपल, और जिसको हम वो जी कहते हैं अर्बन भाषा में, ये सूडो सेक्युलरिस्ट कहीं ना कहीं अपना काम कर जाते। आपको क्या लगा कि जैसे हम गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं 19 के, मगर क्या ये नतीजे लोगों ने सोच समझ कर दिए हुए हैं? क्या सही में वो लोग खुश हैं राम मंदिर से? जी ये बात मुझे जाननी है। तो धर्म की परिभाषा जो है वो समझने की जरूरत है। जी। देखिए क्या हुआ, एक बड़ा ही गंभीर विषय हुआ मेरे सामने जब मैं वहां पे दौरे पे थी। तो मैंने देखा कि किस प्रकार से मंदिर विरोधी जो लोग थे, जो राम विरोधी लोग थे, वो राम कथाएं करवा रहे थे। हाँ। और उन कथाओं के अंदर आयोजकों के लिए तालियां बजवाई जा रही थी, उनके जय जयकारे करवाए जा रहे थे। उन लोगों के राम के नाम के ऊपर जय जयकारे करवाना कितना सही था, ये लोगों को ऑफ कोर्स समझने की आवश्यकता थी। कुछ चमत्कारी बाबा लोग बुलाए गए, पर्ची वाले बाबा बुलाए गए। उन पर्ची वाले बाबाओं ने आकर के वहां पे बोला कि ये आयोजन जिनके भी द्वारा किया गया है, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए और उनका जय जयकारा किया जाए। इस प्रकार से 7 दिन की सप्ताह के अंदर 3 बार ये प्रोसेस हुआ, 3 से 4 बार। अब आप देखें, आपने जो पूछा सूडो सेक्युलर लोग, जो शातिर लोग, जो चालाक लोग हैं, वो आपके ही इकोसिस्टम को कैसे यूज कर ले जाते हैं। और वही हुआ कि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश की जनता राम नाम में भाव विभोर इतनी हो गई है कि वो ये भी नहीं समझ पा रही है कि जो राम के अगेंस्ट थे वो राम का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं। हम्म। जो समझना अति आवश्यक है हम सबके लिए, पूरे भारत के लिए, कि when certain people are against of some principles, वो अचानक से वो प्रिंसिपल्स लेकर के घूमने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्वार्थ निहित है। और जाहिर सी बात है कि वो वक्ताना एक सौदा है, कि वो वक्त के समय पे किया गया सौदा है, जिसका बहुत भारी इफेक्ट पड़ा भी। देखिए चंबल में और आपका छतरपुर एरियाज में, ठीक है, यहाँ पे काफी असर पड़ा क्योंकि जो मैक्सिमम ऑफ इस प्रकार के आयोजन हुए थे वो इन्हीं एरियाज में हुए थे। तो वहां पे काफी असर पड़ा, कई जगहों पर बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग थी कुछ समय तक। लेकिन शायद, कि मुझे ऐसा लगता है कि उन पर्चे वाले बाबा को कहीं से कोई पर्चा पहुंचा होगा, या किसी ने ज्ञान दिया होगा, या किसी ने लगाम खींची होगी, कुछ तो किया होगा। तो वो पर्चे वाले बाबा थोड़ा सा शांत हो गए। और कुछ ऐसी भी चीजें निकल के आई, देखें इस पूरे प्रकरण में, कि पर्चे वाले बाबा के पास में लंदन से लोग आते हैं, यूके से लोग आते हैं, ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि आखिर इतना क्या इंटरेस्ट है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है किसी पर्चे वाले बाबा के पास, भारत में बैठे हुए, वो भी किसी गांव में। तो ये आपको हम सभी लोग पॉलिटिकल एरास के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये भी ऑब्वियसली नोज कि ब्रिटेन कभी भी फ्रेंडली नहीं रहा। दे ऑलवेज थॉट अस दैट कि हमको उन्होंने रूल किया है, और वो कभी भी नहीं चाहते कि वो हमको आगे बढ़ने दे। जब उनकी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी ने एक्सीड किया,
when we were performing well, they actually got insecure and they started finding the moles. They started creating the gaps कि जहां से वो फायदे उठा सके. उसका बहुत सीधा सीधा फायदा उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने किसी को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, किसी आश्रम के, इन बाबा जी को वहां बुलाया गया. इस प्रकार की सौदेबाजियां जो होती है वो जनरली देश के अंदर नहीं होती है. उनको बुला करके बाहर इस प्रकार की सौदेबाजियां होती हैं. उसके बाद वो आए एंड देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर, सो विच हैज क्रिएटेड अ वेरी बैड इम्पैक्ट. पब्लिक को बहुत देर में समझ में आया जब कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ बड़े पत्रकारों ने इस बात को बोलना शुरू किया कि राम के विरोधी अब राम की कथा कैसे कर रहे हैं, जो राम को नहीं मानते वो हनुमान भक्त कैसे बन गए हैं, वो बजरंग सेना बना करके कैसे, एक तरफ आप बजरंग दल का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप बजरंग सेना के नाम पर आप इस प्रकार के आयोजन करवा रहे हैं. तो वो बजरंग सेना कौन चलाता है, इसके बारे में जब तफ्तीश शुरू हुई तो लोगों को थोड़ी जागृति हुई कि ये तो कुछ फ्रॉड चल रहा है हमारे साथ में. ऑल ऑफ अ सडन मेरे भी कई बार ये वक्तव्य हुए टीवी पे, तो मैंने भी ये बोला कि जो राम के इतने बड़े घनघोर दुश्मन मान लीजिए, क्योंकि रामलला स्वयं अपना केस लड़ रहे थे, वकील उनकी तरफ से थे, लेकिन वो उन्होंने राम के अगेंस्ट में 35 वकील खड़े किए उस समय. तो आप ये सोचिए ना, तो आप हनुमान भक्त कैसे हो गए? हनुमान जी तो वो थे कि रामलला के कहने पर वो पहाड़ तक उठा करके ले आए थे. तो ये जब जागृति हुई, और लेकिन ये जागृति आते आते बहुत लेट हो गया. मैं आपको बताऊंगी कि 3 महीने की इस स्पैन में, 3 से 4 महीने में वहां पे थी, मैंने देखा कि लास्ट के वन मंथ में ये जो जागृति हुई, इससे लोगों के वैचारिक परिवर्तन होना शुरू हुए. श्रद्धा जो किसी भी बाबा या किसी भी पर्चे वाले बाबा के प्रति थी वो थोड़ी डाउन हुई. When people started asking questions that why you are supposed to do this. देखिए, कोई ये कहे कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं लानी चाहिए या धर्म का काम तो सभी लोग कर सकते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, ऐसे तथाकथित बाबाओं से और ऐसे लोगों से जो कि ऐसे विचार रखते हैं, कि क्यों आखिर केरला में आते ही सबसे पहले कांग्रेस ने गौ हत्या कानून को हटाया, सबसे पहले धर्मांतरण के कानून को हटाया, सबसे पहले टीपू सुल्तान पढ़ाने के लिए वापस से लागू किया. तो ये डिलेमा हमारा टूटना चाहिए जरूर. और धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जिन पे मैं वर्षों से काम करती आ रही हूँ. अब मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से और सबसे, कि अब टेम्पल्स फ्री करने का टाइम है. सबसे इम्पोर्टेंट है ये. आप चाहे कितने बड़े बड़े टेम्पल्स बना लीजिए, आज आप राम मंदिर बना रहे हैं, कल मथुरा बनेगा, काशी तो है ही विराजमान, किंतु उसका फंड कहाँ जा रहा है? दर्शक मित्रों, एक चीज मैं बता दूं, ये आगे चले, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आपको शायद पता होगा, नहीं होगा, मगर जम्मू कश्मीर का पूरा सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन किसके पैसे चलता है पता है आपको? वहां के टेम्पल्स की आय के ऊपर. अब्दुल आस ने जम्मू कश्मीर को इतना लूटा और ऊपर से हिंदू मंदिरों की आय से वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला जा रहा है. जी जी, कंटिन्यू कीजिए जी. तो ये बहुत दुख की बात है. आप देखिए, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जमीनें, लगभग आई गेस कल ही मैं न्यूज पढ़ रही थी, लाइक 50 एकर्स और सो, 100 एकर्स और सो, आई गेस दे हैव गिवन टू प्राइवेट सेक्टर. उस पे प्लॉट्स बना रहे हैं, उस पे उसको सेल आउट करने के लिए. अभी किसी ने PIL दाखिल करी उसके लिए. तो आप देखिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरफ आप इतने थैंकलेस होकर के बोलते हैं ये लोग कि नहीं, हम तो आपसे कुछ नहीं लेते, वी आर ऑन आवर ओन, वी आर डूइंग आवर ओन बिजनेस. दूसरी तरफ ये यूपी में जाकर के हलाल सर्टिफिकेट पे जब क्वेश्चन उठते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाते हैं. Why you doing this activity? We have to understand first that somebody who do not believe our system shall not be privileged by our system. तो ये प्रिविलेज रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने का सर्वप्रथम
सबसे, और मैं इक्वालिटी मांगती हूँ। आई एम द यूथ ऑफ द कंट्री, सिंपल इज दैट, आई एम वॉइस ऑफ यूथ। मैं इस देश के युवा होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इस पूरे इकोसिस्टम से, जुडिशरी से ये बात कहती हूँ कि आप समानता लाइए ना। अब हमारे, हम भी तो, हमें हमें भी पूरा राइट है अपने शास्त्र पढ़ने का, और जिसके लिए आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं। हम्म। आखिर क्या दिक्कत है? मंदिरों को आप गुरुकुल चलाने से कैसे रोक सकते हैं? मंदिरों को आप दवाखाना चलाने से, या कह दीजिए औषधालय चलाने से कैसे रोक सकते हैं? जब आप गुरुद्वारे में लंगर को नहीं रोक सकते, तो मंदिर के अन्नकोष को कैसे रोक सकते हैं? सही बात। और उसका पैसा कैसे लेके जा सकते हैं? तो अब जो भी डिमांड्स थी अभी तक, थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे 370 हटा, बहुत अच्छा रहा। हलाला, स्पेशली महिलाओं के ऊपर से जो एक बड़ा ही दुष्कर्म वाला एक एक्ट था, वो हटा, बहुत अच्छा हुआ। और मैं चाहती हूँ, देखिए, आप बेगम हजरत महल की कहानी सुन लीजिए, या किसी भी वीरांगना की जो कि मुस्लिम रही हो, लेकिन वो भारत में ही रह करके वो बन पाई जो थी। हम्म। अन्यथा आज भी 1500-1700 साल बाद भी अभी आपके पास में लाइव वीडियोस आ रहे होंगे, जो अभी लड़ाई छिड़ी हुई है वहां पे किस तरीके से महिलाओं के बाल पकड़ के नोचे जा रहे हैं, कैसे कपड़े पाड़े जा रहे हैं, उनके साथ क्या दुर्गति हो रही है। तो मेंटालिटी, इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ सम सिस्टम which हम्म। is not going to change. We have to understand this. My question with the government and my demand with the government is to get the equality in the system first, religious system में equality लाइए, और judicial system में भी, civil laws के अंदर में भी आप equality लाइए। This is not at all acceptable where one person who is below poverty line is having 4 wives and 12 children. ओके ओके ओके, बहुत सीधी सी बात आपने कर दी है और बहुत स्पष्ट भाषा में कह दिया जिया जी। अभी मेरा सवाल ये है कि जी, अयोध्या श्री तो बन रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाने के लिए अयोध्या श्री बन रहा है, इतना भव्य बन रहा है। वहां पर हम देखेंगे कि तकरीबन 100-125 देशों के लिए भी जगह होगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सनातनीज वहां पर आएंगे और बहुत भारी मात्रा में आएंगे। और कोई कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे इस्लाम धर्मियों के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन है, सनातनियों के लिए श्री अयोध्या श्री होगा। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो, मैं सिर्फ अयोध्या की ही बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ काशी की भी बात करूंगी, मथुरा की भी बात करूंगी। कुछ किलोमीटर्स पे, कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे सारी चीजें हैं, संगम है इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये सदा से रहा है, बट वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी, वो अभी तक हमारे पास नहीं थी। नहीं। वो इस गवर्नमेंट ने आकर के ऑफ कोर्स बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीजें डेवलप की है। कुछ लोगों को थोड़े से इश्यूज थे कि कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स को हटाया गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक करने के लिए। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर हमें बहुत ज्यादा अधिक लोगों को कैटर करना है, तो हमें उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात कि ग्लोबल, मैंने एक और पॉडकास्ट इससे पहले लगभग 2 साल पहले ज्वाइन किया था, हिंदुइज्म फॉर ग्लोबल गुड। उसके अंदर मैंने ये सजेशन किया था, उस समय तो इस प्रकार की बात नहीं चली थी, कि डिवोशनल टूरिज्म होना चाहिए। हम्म। और इस प्रकार के, जैसे कि आप कहते हो कि हाउसेस होते हैं यहाँ पे, इनके डिप्लोमेट्स हाउसेस होते हैं, इस प्रकार के हर कंट्री से आने वाले हिंदूज के लिए छोटे छोटे ऐसे गेस्ट हाउस, सरकारी वीवीआईपीज, या फिर इस टाइप की समथिंग, नो, सम सिस्टम व्हिच इज रन बाय द गवर्नमेंट, एंड employee shall be only Sanatanis, because this is our ecosystem, this is my demand. And definitely I am going to write a letter also to the several bodies, that ये एक इकोसिस्टम होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे मंदिर में जाकर के हमारे शिवलिंग के ऊपर तोड़ फोड़ कर सकता है, उसे खंडित कर सकता है, उसे हम अपने सिस्टम के अंदर नहीं आने देना चाहते, और ये हमारा राइट भी है। जब मक्का मदीना में कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जा सकता, तो हम भी तो वही इक्वालिटी मांग रहे हैं, कि हमारे धर्म स्थल में विधर्मी नहीं आना चाहिए,
सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, Sindhis, everybody is welcome because these all the clients which is started from the सनातन धर्म only. ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं. किंतु क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स जो कि मूर्तियों की पूजा नहीं मानते, जो हमारे भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो हमारे साइंस में, हमारे आयुर्वेदा में तो विश्वास रखते हैं, वो योगा करके अपने आप को हेल्दी तो करना चाहते हैं, लेकिन उस योगा के मूल को नहीं जानना चाहते, उसको नहीं मानना चाहते, ऐसे लोगों को हमारे मंदिरों से कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए. लाभ नहीं मिलना चाहिए. देखिए, सनातनी इकोनॉमिक्स एंड मंदिर इकोसिस्टम एक ऐसी बात है मित्रों जो समझने वाली बात है, क्योंकि पूरा पौराणिक जमाने में हमारी सनातनी संस्कृति चलती ही थी मंदिरों के इकोसिस्टम से. सनातन इकोनॉमिक्स पूरी मंदिर के इकोसिस्टम से बेस्ड थी. और वो चीज को समझने के लिए हमें श्री अयोध्या श्री को एक उदाहरण बनाना पड़ेगा. अभी जिया जी, दूसरे एक थोड़े सेंसिटिव विषय के ऊपर मैं आऊंगा. अभी हमारे देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं, दोनों अलग अलग धर्मों को पकड़ के अपनी वोट बैंक बना के, मैं वहां तक जाऊंगा, अपनी वोट बैंक बना के कुछ लोग आस्था से जाते हैं, कुछ लोग वोट बैंक की तरह उनका यूज आगे चल रहे हैं. अभी 21वीं सदी के भारत में आप क्या देख रही हैं? क्या धर्म से जुड़ा राजकारण अपनी तूती चला पाएगा या खाली धर्म नहीं चलेगा, विकास भी चाहिए? जी देखिए, विकास तो हुआ है. आपको रोड्स दिख रही होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा. It's been, I guess, 14 years I've been working and 14-15 years से मैंने रोड ट्रिप्स बहुत किए. मैं गाड़ी उठा करके कभी भी निकल जाती हूँ. तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा, जो डेवलपमेंट मैंने देखा रोड्स के मामले में, वो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा रहा. और देखिए अभी हमारी इकोनॉमी, अभी कल की ही न्यूज है, आई विल टेल यू. ठीक है, मैंने 4 ट्रिलियन. यस 4 ट्रिलियन पहुंच गए. ठीक है, तो आप देखिए कि अगर अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता तो शायद ये सब नहीं हो रहा होता. डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है, अब इसमें मैं प्रश्न में से प्रश्न निकाल रही हूँ. देखिएगा, डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है, क्या सही लोगों तक डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये एक प्रश्न है. सही लोगों तक मतलब कि एक तो कॉमन सर्विसेज होती है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशन आता है, लेकिन उसके अंदर में भी जब आप बाइफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर दोगे कि आपको किसको कितना मिलना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम है. मैंने हमेशा से बोला, क्रीमी लेयर को हटा करके जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनको कि जो कि अपने रिजर्वेशन का फायदा भी उठा रहे हैं कन्वर्ट होने के बाद में, उनको भी नकेल पड़नी चाहिए. आप देखिए, आप कई बारी देखेंगे, और ये बहुत नॉर्मल सा हो गया है कि सनातन का मजाक हर कोई उड़ा के चला जाता है, हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों, चाहे स्टालिन जैसे लोग हों, जिनकी की स्वयं के नाम हिंदू है, सबकी लाइनेज हिंदू रही है, लेकिन फिर भी वो जब कन्वर्ट हो गए, तब भी आप देखें कि वो फायदा उठा रहे हैं उन वैल्यूज का, उन चीजों का, और उसके बाद हमें कोई गाली देते हैं, और हमारे ही मंदिर की लैंड बेच रहे हैं 100 एकड़. तो ये बहुत हास्यास्पद स्थितियां हैं. डेवलपमेंट तो नो डाउट हुआ है, और डेवलपमेंट और होना भी चाहिए. साथ में डेवलपमेंट के साथ में अब थोड़ा सा रिफॉर्मेशन का टाइम है, रीबिल्डिंग का टाइम है, सिस्टम को रिफॉर्म करने का टाइम है. सिस्टम को इस प्रकार से रिफॉर्म किया जाए कि अभी देखा जाए कि इकोनॉमिकली, देखिए कोई भी जो भी व्यक्ति जिसको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, या तो वो कास्ट वाइज अगर आप देखेंगे, तो आप, मैं कहती हूँ कि अगर कोई एससी है, ओबीसी है, तो वो एससी ओबीसी अमीर है या गरीब है. जरूरी नहीं है कि हर एससी ओबीसी गरीब हो या फिर अमीर हो. तो जो गरीब है, जिसको इकोनॉमिकली आवश्यकता है, उसको मिलना चाहिए. दूसरा, मंदिर के इकोसिस्टम पे आते हैं. मैं आपको बोलती हूँ, जिस दिन मंदिर फ्री हो जाएगा, यकीन जानिए, ये जो रिजर्वेशन के जो फायदे उठ रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, ये उस दिन से बिल्कुल बंद हो जाएंगे. सो
my say is that it shall stop. ये जो हमारे पैसे से, मंदिर के पैसे से जो वजीफे दिए जा रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, जो मक्का मदीना की ट्रिप्स दी जा रही हैं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, सॉरी इफ यू यही बात है, तो लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को जानना जरूरी है कि ये जो मक्का मदीना की ट्रिप पे जाते हैं वो किसके पैसे से जाते हैं। जी, आपको मैं बताती हूँ। मैं मैक्सिमम ऑफ जो मार्केट होते हैं पुराने वाले, जो जैसे न्यू दिल्ली, सॉरी ओल्ड दिल्ली, आप चांदनी चौक चले जाइए, वहां लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, ओनली कैश। Why only cash? We have to understand where are they participating in the economy. If you take few names, except those few names who are the bigger business houses, except them, all of them are using their own ecosystem और कैश फ्लो सिस्टम, जहाँ पे वो कैश में काम करते हैं, सेवाओं से सेवाएं लेते हैं, वही बार्टर सिस्टम चला रहे हैं जो पुराने जमाने में चल रहा था। और आज तक भी कोई रजिस्टर्ड इनकम उनकी नहीं दिखाई जाती। लेकिन कोई भी मकान मेन रोड पे बिक रहा होगा तो सबसे पहले मुंह मांगे दामों से आकर के वही खरीदते हैं और वहां पे आके मस्जिद बना देते हैं। दर्शक मित्रों, आपने सुना, हमारे पास टाइम बहुत नहीं बचा है, अंतिम 4-5 मिनट बचे हैं। जिया जी, मैं आपसे एक ही से अंतिम सवाल करूंगा, आप क्या देख रहे हैं? 2024 तो आएंगे, 2024 के बाद एक तरफ हमारी इकोनॉमी यू टर्न ले चुकी है टू द अपवर्ड स्केल, दूसरी तरफ हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर एक टर्मोइल चल रहा है। वैश्विक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से भी ये हो रहा है, मगर हमें हर स्टेट के अंदर एक गजा स्ट्रीट, हर शहर के अंदर एक गजा स्ट्रीट दिखती है। क्या किया जा सकता है? धर्म से इसका ताल्लुक है, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों। जी, देखिए, सबसे पहले तो भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं को काउंसलिंग की आवश्यकता है और मुस्लिमों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। ये जो हम जो बात कर रहे हैं एक मेंटल टर्मोइल की, ये एक्शंस में क्यों दिखता है? बिकॉज जो सिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। वो जो सीखा हुआ है बच्चों ने कि देखिए, आप चाहे थोड़ा सा पहले जाते हैं, हम जो इनके मुगलों का टाइम था उसमें जाते हैं, जहाँ पे लड़कियां कैप्चर करके हरम में रखी जाती थी। उन हरम में रखने वाली लेडीज के साथ में जो भी एक नई लाइनेज बनती थी, वो मुस्लिम बनते थे सभी, बट वो सारी मुस्लिम्स तो नहीं होती थी। दे वर फोर्स्ड टू फॉलो दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है वो शायद कहीं ना कहीं समझ रहा है, लेकिन एक जब तक ये इनका, आप कह दीजिए, सिस्टम नहीं टूटेगा, इसका मदरसा सिस्टम, तब तक ये सफाई नहीं होगी। बिकॉज एक बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, एक बच्चे को रीजनिंग की जरूरत है। या तो मदरसा सिस्टम हटा करके कॉलेजेस में और स्कूल्स में एक रिलीजियस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें सभी चीजें पढ़ानी चाहिए, जहां पे बच्चा लॉजिकली रीजनिंग कर पाए कि क्या सही है क्या नहीं है। वो अगर ज्योग्राफी पढ़ेगा तो वो ये भी पढ़ेगा कि धरती चपटी नहीं है। साधारण सी बात है, उसको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि धरती चपटी नहीं है, धरती हमेशा से ही गोल रही है। दर्शक मित्रों, आपने सुना कितनी स्पष्ट भाषा में, सीधी सादी भाषा में इन्होंने जो कहना था कह दिया। जाते जाते मेरा तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है, आप लोग वीडियोस देखते हो हमारे थिंक लाइन के, उसे बहुत सराहते भी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको वायरल कीजिए। मैं इनको 1 मिनट दूंगा जिया जी को जाने से पहले। इफ यू बिकम समथिंग दैट मैटर्स विद द पॉलिसी, हमें तो पता है आप थिंक टैंक रह चुके हो और आप थिंक टैंक पे काम करते हो, देश के विकास के, देश के रिलीजियस अपब्रिंगिंग के। आपको अगर छूट दी जाए, what will be the only thing, one thing that you will bring about, which will bring about a significant change, महत्वपूर्ण चेंज, जो भारतीय सोशल फैब्रिक में लाएगा?
I will re-energize and reform the temple ecosystem that will change the entire demography and the thought process and the current situation of Bharat, which will connect all the dots, all the spaces which are there, which will connect the entire Sanatanis across the globe. क्योंकि वहां से ही हमारी शादी होती है, वहीं से हमारे सारे संस्कार होते हैं, वहीं से अन्नकोश होगा, वहीं पे बच्चे पढ़ेंगे, वहीं पे बच्चे खेल कूद सीखेंगे, वहीं पे जीवन जीने की शैली सीखेंगे। तो दर्शक मेरा मित्रों, टेम्पल इकोसिस्टम रिवाइवल वक्त आ गया है और काफी हम चल रहे हैं। तो आप जरा सा एक कमेंट ये भी कर दीजिए, वक्फ बोर्ड का क्या किया जाए? सनातन बोर्ड चाहिए हमें, जैसे जितने राइट वक्फ बोर्ड के पास है, या तो आप डिमोलिश करिए इस वक्फ बोर्ड को, और नहीं तो मुझे डिमांड है कि सनातन बोर्ड चाहिए, और सारे वही राइट्स चाहिए कि आपकी सरकारी संपत्ति पे आकर यदि सनातन बोर्ड झंडा लगा देगा तो आपको सनातन ट्रिब्यूनल आना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, उससे चैलेंज करने के दर्शक मित्रों, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है, मगर ये 21वीं सदी का भारत है और इसी के लिए मैंने आज के एपिसोड में इनको लाना उचित समझा। 21वीं सदी का भारत क्या होता है, इसकी एक झांकी है। मित्रों, जाते जाते फिर से आपसे कहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। आई बी बैक। मैं जिया मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। होप हम आपसे दूसरी बार जब बात करेंगे तब धर्म की नहीं, हम राजकारण की बात करेंगे और राजनीति में क्या होप टू हो सी यू सकता सून। है उसकी भी बात करेंगे। मित्रों, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। जिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। श्री राम, धन्यवाद।